हेलो बच्चों। आज हम आपको जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं वो आपके पास टॉपिक होगा लिक्विड स्टेट। ठीक है। और इसमें हम जो लिक्विड स्टेट जो है उसकी स्टेट के बारे में तो हमें पहले से ही नोन है। यहाँ पर हम जो पढ़ने वाले हैं कुछ इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। कि हमें देखो ये पता है कि जो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपके रैंडमली रैंडमली क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, मूविंग। ठीक है भाई, आपस में क्या करते हैं, रैंडमली मूव करते रहते हैं। और इसी वजह से क्या होते हैं कि उनके बीच में इंटरमोलिक्यूलर इंटरेक्शंस लगता है, इंटरमोलिक्यूलर इंटरेक्शंस। तो हम ये जो इंटरमोलिक्यूलर इंटरेक्शंस जो लगते हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन से टाइप के आपके पास इंटरमोलिक्यूलर इंटरेक्शंस लगते हैं। अब आपके जो जो भी आपके पास लिक्विड या गैस के जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके भी दो नेचर्स होते हैं। एक आपके पास होता है पोलर पोलर मॉलिक्यूल्स, एक दूसरा आपके पास होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो हम यहां पर क्या करेंगे कि इन पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में भी आपके पास में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इंटरेक्शंस होती हैं। तो हम उन सभी इंटरेक्शन को देखने वाले हैं। ठीक है। पहले तो हम ये इंटरमोलिक्यूलर जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस है इनकी बात करें तो हम इसको पहले तो डिफाइन कर लेते हैं कि ये किस टाइप के फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस है। ठीक है भाई। तो ये आपके जो है दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बिटवीन पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है भाई, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ये जो आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होते हैं, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस, दिस फोर्स आर कॉल्ड, इनको बोलते हैं वंडरवाल फोर्सेस, वंडरवाल फोर्सेस। ठीक है। ये समझ लो कि आपके पास में कोई भी मॉलिक्यूल है ए और एक दूसरा मॉलिक्यूल है बी। ये पोलर भी हो सकता है, ये भी पोलर हो सकता है, ये भी नॉन पोलर हो सकते हैं, या फिर एक पोलर और एक नॉन पोलर भी हो सकते हैं। इनके बीच में क्या है कि जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है, अट्रैक्शन फोर्स जो लगते हैं उस फोर्स को हम वंडरवाल वंडरवाल फोर्स बोलते हैं। समझ गए कि यहाँ पर जो आपके पास दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस लगते हैं उसको क्या बोल रहे हैं, वंडरवाल फोर्सेस बोलते हैं। ठीक है। ये जो वंडरवाल फोर्सेस होते हैं ये कई टाइप के फोर्सेस होते हैं। जैसे कि टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ वंडरवाल फोर्सेस। ठीक है। तो उसमें सबसे पहले जो हम टाइप डिफाइन करते हैं वो होती है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस, डाइपोल इंटरेक्शंस। अभी इनके बारे में हम पढ़ेंगे, पहले हम इसकी टाइप्स लिख देते हैं। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस होते हैं। दूसरा आपके पास होता है उसको हम बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस। और थर्ड में आपके पास होता है उसको हम इंड्यूस्ड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस बोलते हैं। इसका एक और भी नेम होता है, इसको लैंटन फोर्सेस
बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या है, इनकी डिटेल अभी पढ़ने वाले हैं हम। इन दिस टाइप हमने बस नेम डिफाइन किया है कि इस टाइप के फोर्स एडजस्ट करते हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है। कि यहाँ पर क्या है कि हम एक बात और कर लेते हैं कि यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स की बात करें, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड की बात, ठीक है, या स्ट्रेंथ ऑफ इंटरेक्शन की बात करें तो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस, इसकी स्ट्रेंथ की बात करेंगे। और स्ट्रेंथ की जब बात करते हैं तो सबसे ज्यादा इसकी स्ट्रेंथ होती है, हम यहाँ पर ट्रेंड में लिख देते हैं, आपके पास सबसे ज्यादा जो स्ट्रेंथ होती है हाइड्रोजन बॉन्ड की होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो है सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। इसके बाद आपके पास आता है डाइपोल इंटरेक्शंस, डाइपोल इंटरेक्शन, और इसके बाद आपके पास लैंडर फोर्सेस आता है, ठीक है। ये हमने कैसे बताया है, ये आपके पास जो है बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऊपर हमने बताया है इसको। हाइड्रोजन बॉन्ड्स की जो स्ट्रेंथ जो होती है वो ज्यादा होती है डाइपोल इंटरेक्शन से, और डाइपोल इंटरेक्शन की जो स्ट्रेंथ जो होती है वो लैंडर फोर्सेस से ज्यादा होती है, ठीक है। तो हमने ये अभी से ट्रेंड पढ़ा है। इसके बाद हम एक क्रम यहाँ पर लेते हैं कि भाई ये डाइपोल इंटरेक्शन क्या होते हैं, इनकी स्ट्रेंथ किस पे डिपेंडेंट करती है। तो अभी हम इसके ऊपर बात करेंगे, हम इसके ऊपर जो है केस नंबर 1 ले लेते हैं, ठीक है भाई। इसमें हम बात करेंगे डाइपोल इंटरेक्शन की, तो हम हर एक में ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सभी में लगभग आपके पास 3 बातें हम यहाँ पर जर्नली एक्सप्लेन करेंगे कि भाई ये किस किस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, उसके बाद एग्जांपल होगा, उसके बाद इसका जो मैग्नीट्यूड है वो किन फैक्टर पे डिपेंडेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले बात करें कि भाई यहाँ पर जैसे कि इनके नाम में ही आपके पास हमें पता चल जाएगा कि ये किस किस के बीच में इंटरेक्शंस है आपके पास। तो ये आपके पास डाइपोल है, ये भी डाइपोल है, और डाइपोल जो बनते हैं ये पोलर मॉलिक्यूल्स के थ्रू बनते हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो है ये इंटरेक्शंस होती है, इंटरेक्शंस बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल्स। जैसे कि भी मान लीजिए कोई पोलर मॉलिक्यूल है आपका H और Cl, ठीक है भाई। ये HCl जब इसकी बॉन्ड की बात की जाए तो ये आपके पास इस तरह से डाइपोल बनाता है आपके पास। ये मान लेते हैं H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो ये आपके पास होता है इस तरह से, ठीक है भाई। तो ये एक डाइपोल फॉर्मेशन होगा, डाइपोल बन गया। तो यदि पोलर मॉलिक्यूल्स है तो उसका डाइपोल एडजस्ट करता है, ठीक है भाई। कोई भी पोलर मॉलिक्यूल्स होगा तो उसका हमेशा ही डाइपोल एडजस्ट करेगा। ऐसे यदि कोई और मॉलिक्यूल होता है जैसे NaOH का, ठीक है भाई, या NaOH का यदि आप देखें तो यहाँ पर भी आपके पास डाइपोल्स बनता है नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह से, ठीक है भाई, डाइपोल फॉर्मेशन होगा। तो ये जो आपके पास डाइपोल्स बन रहे हैं, इन डाइपोल्स के बीच में यदि ये मॉलिक्यूल्स ये डाइपोल्स है, यदि ये नजदीक आ गए तो इनमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस लग जाता है, अपोजिट चार्ज जो है वो अट्रैक्शन करना शुरू कर देते हैं। दिस अट्रैक्शंस इज कॉल्ड डाइपोल इंटरेक्शंस, ठीक है भाई। यानी कि जो पोलर मॉलिक्यूल है उसका डाइपोल एडजस्ट
हर एक पोलर मॉलिक्यूल आपके डाइपोल के अंदर एडजस्ट करेगा, ठीक है भाई। उसकी डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ रहेगा उसका, और डाइपोल मोमेंट की वजह से यदि ये मॉलिक्यूल्स आपस में यदि नजदीक आएंगे तो उनमें क्या होता है, अपोजिट जो अट्रैक्शन है चार्जेस का वो टेक प्लेस करेगा। यही अट्रैक्शन जो होता है उसको डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस बोलते हैं। जैसे कि पीवीएस मान लो कि भाई आपके पास ये HCl का मॉलिक्यूल है, HCl का समालर पॉजिटिव समालर नेगेटिव। इसी तरह से मान लीजिए एक और डाइपोल आपके पास इसके पास आ गया, उसमें H पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव, दिस नेगेटिव पार्ट, ये समझो, ठीक है भाई। तो यदि ये नजदीक आएंगे, नजदीक आने से इनके बीच में क्या होती है, इंटरेक्शंस होती है, इंटरेक्शंस। और ये जो इंटरेक्शंस होती है ये डाइपोल्स और डाइपोल्स के बीच में होती है, ठीक है। इसलिए हम इसका नाम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन पढ़ा हुआ है, ठीक है भाई। इसलिए इसका क्या है, इसको डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस बोलते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। समझ में आया? इंटरेक्शंस क्या होती है, हमें ये पता चल गया जैसे कि HCl जो है पोलर मॉलिक्यूल है, दूसरा भी HCl का जो मॉलिक्यूल्स लेंगे तो उसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस होगी। एग्जांपल भी हमने बता दिया कि HCl होगा आपके पास, ठीक है भाई। ये यहाँ पर क्या है, जब स्ट्रेंथ की बात करते हैं कि ये आपका जो इसका जो स्ट्रेंथ जो है बॉन्ड की वो किन किन पे फैक्टर पे डिपेंडेंट करेगी, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे द स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस depend on dipole moment of polar molecules। ये जो आपके पास पोलर मॉलिक्यूल है ना, इनका डाइपोल मोमेंट के ऊपर डिपेंडेंट करेगा। डाइपोल मोमेंट क्या होता है भाई, डाइपोल मोमेंट जो होता है ना, जैसे कि HCl है तो इसका मान लेते हैं कोई भी चार्ज Q है नेगेटिव, और इस पे चार्ज का मैग्नीट्यूड Q पॉजिटिव है, और डिस्टेंस यदि हम इसके बीच में इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस यदि हम r कंसीडर करें तो आपका जो डाइपोल मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट जो होता है उसको हम Q इनटू में डिस्टेंस लिखते हैं, डिस्टेंस। तो यहाँ पर ये समझ लो कि जो डाइपोल मोमेंट है वो चार्ज जो उसका मैग्नीट्यूड ऑफ जो चार्ज है उसका वैल्यू और r के ऊपर डिपेंडेंट करता है, ठीक है ना। तो जितना ज्यादा इसका डाइपोल मोमेंट होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस होगा। ऐसे ही दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर है, यदि उस मॉलिक्यूल का भी डाइपोल मोमेंट यदि ज्यादा हुआ तो भी ये इंटरेक्शंस इंक्रीज होगा, समझ लो। तो ये जो है ना इंटरेक्शंस इस डाइपोल मोमेंट के ऊपर डिपेंडेंट कर रहा है, और किसी का भी डाइपोल मोमेंट जो आपके पास दो वैल्यू पे डिपेंडेंट करता है, एक आपका मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, ये चार्ज है, चार्ज ओ, ठीक है भाई, आपका जो भी सेपरेटली चार्ज है वो है, और ये इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस है, ठीक है, इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस, समझ गए। तो यहाँ पर हम हिसाब से आप देख सकते हैं कि भाई आपके पास इस चार्ज के ऊपर भी डिपेंडेंट करेगा, और जितना ज्यादा डिस्टेंस होगी उतना ही मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ज्यादा रहेगा, उतना ही इंटरेक्शंस ज्यादा होगा आपके पास, ठीक है भाई। एक यहाँ पर हम लास्ट में एक पॉइंट आउट और कर लेते हैं, यहाँ पर वो ये है कि जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस की जो पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो डिपेंड ऑन द पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू, द पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू in case of dipole dipole interactions, ठीक है भाई, डिपेंड ऑन, ठीक है भाई, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिखो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस
यहाँ पर जो C की वैल्यू है वो आपके पास जो होती है, C जो है दिस इज वैल्यू -2/3 keV और डाइपोल मोमेंट ऑफ फर्स्ट मॉलिक्यूल्स और इनटू में डाइपोल मोमेंट ऑफ सेकंड मॉलिक्यूल्स। तो इस तरह से ये जो पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है वो डिपेंडेंट करती है, जो ये C की जो वैल्यू है ये आपके पास डायरेक्टली डिपेंडेंट हो डाइपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इससे हम भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो भी आल्सो डिपेंडेंट ऑन डाइपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ठीक है भाई, डाइपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स अपॉन में r⁶। तो इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है वो डिपेंडेंट रहेगी। ठीक है, इसके बाद हम सेकंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं। वो आपके पास जो है सेकंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करेंगे, उसमें हम डाइपोल इंटरेक्शन हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस। ठीक है भाई, केस नंबर सेकंड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस। ठीक है, तो डाइपोल तो हमने बता दिया है, नाम से ही बातें क्लियर होगी आपके पास। डाइपोल तो हम बता चुके हैं, डाइपोल जो आपके पास बनेगा वो पोलर मॉलिक्यूल से बनता है, पोलर मॉलिक्यूल से बनेगा। ठीक है भाई, और इंड्यूस्ड डाइपोल यहाँ पर एक टर्म निकल के आई है कि भाई इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड ये डाइपोल्स क्या होता है। तो इंड्यूस्ड डाइपोल को समझने के लिए हम क्या करेंगे कि एक्चुअल में क्या है, ये जो इंड्यूस्ड डाइपोल्स जो होते हैं वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल से निकल के आते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल से। ये कैसे निकल के आएंगे डाइपोल्स भाई, है तो ये डाइपोल सी, परंतु ये नॉन पोलर से कैसे बनेंगे, तो उसको समझने के लिए आप क्या करना है कि जो भी आपका जो पोलर मॉलिक्यूल्स होगा उसमें एक पार्ट नेगेटिव होगा, एक पार्ट पॉजिटिव, ये डाइपोल बनेगा, है ना भाई। ये पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल्स। यदि कोई पोलर मॉलिक्यूल से नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है भाई, इसके नजदीक यदि आएगा तो इसका आपके पास क्या होगा, इसका भी पॉजिटिव चार्ज होगा भाई, उसका कुछ नॉन पोलर वाला का। ठीक है भाई, और उसके अराउंड ये समझ लो कि भाई उसके अराउंड नेगेटिव इफेक्ट होगा, इस तरह से इसको। ठीक है भाई, नेगेटिव वाला। तो ये जैसे ही आपके पास क्या होगा, इसके नजदीक आएगा तो नेगेटिव और पॉजिटिव वाला जो पार्ट है वो एक साथ अट्रैक्शन हो जाएगा उनके बीच में, और ये आपके पास इस तरह से हो जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव। और जैसे ही इसके नजदीक आएगा ना, तो नेगेटिव वाला जो पार्ट है ये इसके पॉजिटिव वाले पार्ट को पूरी तरह शिफ्ट करेगा, और इसकी वजह से क्या होगा, ये जो पॉजिटिव वाला जो नेगेटिव वाला जो सारा पार्ट है ये इसका पूरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और जैसे ही शिफ्टिंग होगी ना, तो आपके पास ये इस तरह से बन जाएगा कि बेस का पॉजिटिव वाला पार्ट, इसका नेगेटिव वाला पार्ट। समझ रहे हो, ये नेगेटिव वाली तरफ से पॉजिटिव वाली तरफ से हो जाएगा। तो ये तो पहले ही डाइपोल था भाई, ये डाइपोल है पहले से ही, और ये क्या हुआ, अब क्या है, डाइपोल की वजह से ये डाइपोल बन गया है, डाइपोल बन गया है, डाइपोल फॉर्म हो गया है। और डाइपोल फॉर्म होने का कंडीशन यही है कि कोई चार्ज, अपोजिट चार्ज यदि किस डिस्टेंस पे सेपरेट हो जाते हैं उसको डाइपोल बनाएंगे। ठीक है भाई, तो हम इस डाइपोल को एक स्पेशल नाम दिया गया है कि भाई ये इंड्यूस्ड डाइपोल बना हुआ है, इंड्यूस्ड डाइपोल्स। समझ गए। तो क्या है, यदि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को पोलर मॉलिक्यूल्स के नियरली आप लेके आएंगे, तो ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है वो डाइपोल फॉर्मेशन करता है। ठीक है भाई, और डाइपोल फॉर्मेशन करने को ही इंड्यूस्ड डाइपोल्स बोलते हैं। अब क्या होता है, ये जो इंड्यूस्ड डाइपोल्स बना होता है, ये इनके बीच में और इनके बीच में जो इंटरेक्शंस होती है, दिस इज इंटरेक्शंस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड डाइपोल और डाइपोल इंटरेक्शंस, डाइपोल इंटरेक्शंस। ठीक है भाई, ये डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल
ठीक है भाई। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, तो ये इंटरेक्शंस होती है, इंटरेक्शन, ये आपके पास डाइपोल, डाइपोल डाइपोल का मतलब होता है पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर मॉलिक्यूल्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है भाई, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शंस होते हैं। और जो ये इंटरेक्शंस होती है, दिस जो इंटरेक्शंस होगी, इसका जो मैग्नीट्यूड जो होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इंटरेक्शंस, दिस इंटरेक्शन डिपेंड ऑन ये एक्चुअल में देखो यहां पर किस फैक्टर पे डिपेंडेंट करता है। देखो ये जो डाइपोल्स बना है, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो डाइपोल मोमेंट होती है। ठीक है भाई, और क्या है कि इसको डाइपोल बनाने के लिए इसमें एक टर्म जनरेट करते हैं, पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी जितनी ज्यादा होती है, इसको शिफ्टिंग ऑफ दिस आयंस जो है ना, एक्चुअली में इसको ही पोलराइजेबिलिटी बोलते हैं, क्योंकि कितने फास्टली से ये जो मॉलिक्यूल्स है वो अपना डाइपोल बना रहा है, इसके पोलर फॉर्म में आ रहा है। समझ रहे भाई, तो इसको पोलराइजेबिलिटी बोलते हैं। तो पोलराइजेबिलिटी को हम अल्फा से लिख रहे हैं। ठीक है भाई, डाइपोल मोमेंट को जो से इसको अल्फा से लिख रहे हैं। तो यहां पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो भी इंटरेक्शंस होगा वो डिपेंड ऑन, फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि डाइपोल मोमेंट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर जो मॉलिक्यूल है ना उसका डाइपोल मोमेंट पे डिपेंडेंट करेगा। दूसरी बात यहाँ पर ये दिख रही है कि जो भी ये जो मॉलिक्यूल है उसकी पोलराइजेबिलिटी क्या है, कितनी फास्टली वो आपके पास डाइपोल के फॉर्म में आया है, उसकी मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंडेंट करेगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर दूसरा है पोलराइजेबिलिटी ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, दो फैक्टर पे यहाँ पर डिपेंडेंट दिखाया हमने कि पोलराइजेबिलिटी ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स और डाइपोल मोमेंट ऑफ फर्स्ट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू होती है, पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो आल्सो भी डिपेंडेंट ऑन, दिस इज डिपेंडेंट ऑन is equal to minus of c upon में r की पावर 6। सिमिलरली ये आपके पास ये भी इंटरेक्शन फोर्स है ना, तो इसलिए डिपेंडेंट ऑन r की पावर 6। ये जो इंटरेक्शन से फोर्स लगते हैं ऑल आर डिपेंडेंट फॉर पोटेंशियल एनर्जी डिपेंडेंट फॉर r की पावर 6। यहां पर जो ये c की जो वैल्यू है, तो वैल्यू जो c है वो देखो, यहां पर जो वैल्यू आपके पास साफ साफ दिख रही थी, दोनों डाइपोल मोमेंट पे डिपेंडेंट थी। यहां पर जो आपके पास c की जो वैल्यू होगी वो एक तो इसका डाइपोल मोमेंट पे डिपेंडेंट करेगी और एक इसका क्या होगा, दूसरे की पोलराइजेबिलिटी के ऊपर डिपेंडेंट करेंगी। तो यहाँ पर जो है वो वैल्यू आपके पास हो जाएगी c की भाई 2 टाइम्स ऑफ अल्फा। अल्फा क्या है, पोलराइजेबिलिटी है इसकी। आपके पास ये मॉलिक्यूल मान लेते हैं सेकंड है, ये मॉलिक्यूल आपके पास फर्स्ट है तो इसको सेकंड मान लेते हैं, और डाइपोल मोमेंट ऑफ फर्स्ट है। ठीक है भाई, तो इस तरह से ये जो वैल्यू है ये हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो आपकी जो पोलराइजेबिलिटी जो है यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो आपके पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू आएंगी नेगेटिव ऑफ 2 अल्फा टू न्यू 1 का स्क्वायर बाई r की पावर 6। तो इस तरह से आपके पास जो है पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है वो आपके पास होगी। ठीक है, इसलिए आपको पास देखो ये जो पता चल रहा है कि भाई ये किस के ऊपर इसके स्ट्रेंथ डिपेंडेंट कर रही है। ठीक है भाई, तो यहां से हम साफ साफ दो हमने इंटरेक्शंस पढ़ लिए हैं। ठीक है भाई, इसके बाद हम नेक्स्ट इंटरेक्शन की बात करेंगे। इसके बाद हम पेज नंबर 3 में हम जो इंटरेक्शंस पढ़ने वाले हैं वो है इंड्यूस्ड डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस। ठीक है भाई, तो ये जो आपके पास हो गए, देखो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि भाई जो इंड्यूस्ड डाइपोल आप बनाएंगे उसकी, और दूसरा एक और इंड्यूस्ड
ठीक है भाई। तो ये जो है इंटरेक्शंस होती हैं, इंटरेक्शंस बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में। ये भी इसको समझने के लिए क्या करना है कि भाई कोई भी आप एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आप लेके आना है, जैसे कि ये मैंने लिया क्या, ये कोई ए है, ये बी, ये भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो ये भी आपके पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो इंटरेक्शंस ऐसे तो होगी नहीं इसके बीच में, तो इंटरेक्शंस करने के लिए आपको इनको क्लोज करना है, क्लोज्ड। जैसे ही आप इनको क्लोज करेंगे तो ये समझ लो कि इसका भी पॉजिटिवली चार्ज इसके अराउंड नेगेटिवली फिट होगा, है ना भाई। इसके भी अराउंड पॉजिटिवली चार्ज, इसके अराउंड में नेगेटिवली फिट होगा, ये पोल आपके पास नॉन पोलर होगा। ठीक है। जैसे ही दोनों नजदीक आते हैं तो नजदीक आने के बाद होगा ये है कि जो इसका आपके पास नेगेटिवली चार्ज है, ये आपको इसका नेगेटिव सॉरी इसका पॉजिटिवली जो चार्ज है वो इसके नेगेटिवली चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, और इसका जो आपका नेगेटिवली फील्ड है वो आपके पास सब डिस्टेंस तो सेपरेट हो जाएगा। इसी तरह से इसका नेगेटिवली चार्ज तो इसके पॉजिटिवली चार्ज से अट्रैक्ट कर जाएगा, और इसका भी पॉजिटिवली चार्ज उनकी तरफ से हो जाएगा, और ये इस तरह से फॉर्मेशंस हो जाएंगे इनके अंदर। यानी कि इसका पॉजिटिवली सॉरी इसका नेगेटिवली चार्ज यहां पर आ गया, इसका पॉजिटिवली फील्ड यहां पर बनेगा। ये पॉजिटिवली फील्ड है, फील्ड बना रहा हूं पॉजिटिवली फील्ड, समझ रहे हो, और यहां पर नेगेटिवली फील्ड। इसी तरह से दूसरा आपके पास क्या होगा, इसके अराउंड पॉजिटिवली फील्ड आ जाएगा, इसका इसकी उर्ली तरफ नेगेटिवली फील्ड। तो इसकी वजह से यहां पर नेगेटिवली चार्ज पॉजिटिवली चार्ज, यहां पर नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज सेपरेट हो जाएगा, और ये आपके पास जो अब बन गया है ना, ये इंड्यूस्ड डाइपोल बन गया है, इंड्यूस्ड डाइपोल बन गया है। और यहां पर भी आपके पास दूसरा भी इंड्यूस्ड डाइपोल बना है, और ये जो इंड्यूस्ड डाइपोल्स है यदि इन दोनों को नजदीक लाएंगे तो इनके बीच में भी वीक इंटरेक्शंस होती हैं, वीक इंटरेक्शन, ये सबसे वीक इंटरेक्शंस होती हैं, सबसे वीक होती है इनकी इंटरेक्शंस। ठीक है भाई। तो ये जो इंटरेक्शंस होती हैं इसको ही इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन बोलते हैं, और इसका एक और भी नेम है, इसको लंदन फोर्सेस, तो मैं पहले बता चुका हूं, लंदन फोर्सेस बोलते हैं या डिस्पर्सिव फोर्स भी बोलते हैं। ये जो भी अब इसका जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ ऑफ दिस इंटरेक्शंस डिपेंड ऑन टू फैक्टर पे यहां पर से डिपेंडेंट करती है। पहला जो फैक्टर तो ये है, फिर इन दोनों की पोलराइजेबिलिटी के ऊपर डिपेंडेंट करेगी। सिंपल सा दिख रहा है कि भाई आपको ये पोलर करना है तो इसको पोलराइजेबिलिटी होगी, इसकी मान लेते हैं अल्फा 1 है, इसकी अल्फा 2। ठीक है भाई। तो ये है पोलराइजेबिलिटी ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, इन दोनों की पोलराइजेबिलिटी के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। दूसरी बात यहां पर ये है कि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर भी डिपेंडेंट रहेगा। जितनी एनर्जी कम रहेगी उतनी इजीली डायपोल में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है भाई। तो यहां पर लिख लो आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है भाई। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है भाई। इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी I1 मान लेते हैं, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी I2 मान लेते हैं। ठीक है भाई। तो ये भी इंटरैक्टिंग फोर्स है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, इस फोर्स पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो भी आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगी R⁴, क्योंकि ये इंटरैक्टिव जो भी फोर्सेस लग रहे हैं सभी R⁴ के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। ठीक है भाई। तो हम इसको जैसे सिंपलाई कर लिख सकते हैं V -(-) C/R⁴। ठीक है भाई। और यहाँ पर ये जो C की जो वैल्यू होगी रहेगी, यहाँ पर जो C की वैल्यू रहेगी दो बात पे डिपेंडेंट करेगी, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी पे और साथ में आपकी पोलराइजेबिलिटी वैल्यू पर। ठीक है भाई। तो इसकी जो वैल्यू होगी आपके पास, जो एक्चुअल में आपके पास जो वैल्यू होगी वो 3/2 α1 α2
I1 I2 अपॉन में I1 प्लस में I2। तो इस तरह से इसकी C की वैल्यू जो है वो डिपेंडेंट करती है। ठीक है भाई, तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी से आप देख सकते हैं जैसे अल्फा 1 और अल्फा 2, ये जो है अल्फा 1 और अल्फा 2, ये जो है ये पोलराइजेबिलिटी है, पोलराइजेबिलिटी ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल फर्स्ट एंड सेकंड, ये आयोनाइजेशन एनर्जी है फर्स्ट और सेकंड की। तो यहाँ पर इस तरह से इनकी वैल्यू जो है डिपेंडेंट रहेगी। ये जो इंटरेक्शंस होता है ये सबसे वीक होता है, सबसे वीक इंटरेक्शन होता है, क्योंकि इसको इंटरेक्शन को करने के लिए पहले तो इंड्यूस्ड डाइपोल बनाना है, और जो इंड्यूस्ड डाइपोल है ये बहुत ही लेस स्ट्रेंथ का होता है, वेरी वेरी लेस स्ट्रेंथ का, इसलिए यहाँ पर जो इंटरेक्शन हो पाता है वो भी आपके पास बहुत ही वीक होता है, समझ गए। तो यहाँ पर इसके बाद हम नेक्स्ट 4 टाइप की बात करेंगे, उसमें हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करेंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट जो इंटरेक्शंस जो है आपके पास, इसके बाद हम क्या करने वाले हैं नेक्स्ट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। और जो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट है। तो ये जो आपके पास इंटरेक्शंस होती है, ये जो इंटरेक्शंस होती है, द इंटरेक्शंस बिटवीन हाइड्रोजन, यहां पर क्या है, वहां पर तो स्पेशल मॉलिक्यूल्स वगैरह के बीच में होती है, यहां पर जो इंटरेक्शंस होती हैं वो हाइड्रोजन्स एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है भैया, नेगेटिव एलिमेंट, और कौन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो पावरफुल सबसे मोर आता है, जैसे क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये आपके पास एलिमेंट है। तो क्या है, यदि हाइड्रोजन इसके एलिमेंट के साथ में अट्रैक्शन मान लेते आपके पास कनेक्टेड है, तो उन केस के अंदर आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। ठीक है भाई, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए क्या है कि हाइड्रोजन जो है मस्ट बी अटैच्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है भाई, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है भाई, यानी कि जैसे कि एक तरफ तो आपके पास हाइड्रोजन होना चाहिए, तो उसके साथ हाइड्रोजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना के साथ अटैचमेंट होना चाहिए, जैसे क्लोरीन है। यदि इस तरह से यदि अटैचमेंट हुआ तो उस केस के अंदर क्या होता है कि उस केस के अंदर क्या है कि ये जो बॉन्ड्स होता है वो वेरी पोलर नेचर का हो जाता है। ठीक है, इन दिस केस कि ये जो आपके पास हाइड्रोजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इस एलिमेंट को एक्स कर देता है। ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में जो ये जो बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड जो है ये मोर पोलर नेचर का होता है, मोर पोलर नेचर का। क्यों? क्योंकि एक तरफ आपके पास हाइड्रोजन लगा हुआ है जिसके ऊपर इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर होता है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी रखता है। ये आपके पास क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। तो ये करता क्या है इस बॉन्ड के ऊपर कि ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास क्लोरीन के पास, इन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो अपनी तरफ खींच लेते हैं और हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देते हैं। कम की वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, नेगेटिव आ जाता है, और इसकी वजह से ये क्या है कि एक स्ट्रॉन्ग डाइपोल बनाते हैं, डाइपोल फॉर्म करते हैं, और ये स्ट्रॉन्ग नेचर का होता है, स्ट्रॉन्ग। इसकी वजह से क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही ये डाइपोल्स का जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा आपके पास सेपरेटेड होगा। समझ रहे? तो यहाँ पर ये समझ लो कि जितना ज्यादा ही डाइपोल्स का मैग्नीट्यूड होगा या डाइपोल का मोमेंट होगा आपके पास, उतना ही ये जो बॉन्ड है आपके पास या उतना ही स्ट्रॉन्ग आपके पास क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसके लिए क्या करते हैं,
मान लेते हैं ये हाइड्रोजन है, इसके ऊपर आपके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और इसके बाद ये आपका क्लोरीन है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो इसके बाद आपके पास दूसरा आपका पास हाइड्रोजन दूसरा मॉलिक्यूल यदि इसके पास आएगा नेगेटिवली पॉजिटिवली, तो इनके बीच में ये जो इंटरेक्शंस हो रही है आपके पास, इस इंटरेक्शन को ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। इसका स्पेशल नाम है कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो हो रही है ये आपके पास दो टाइप की होती है। हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग होती है वो आपके पास कितनी टाइप की होती है, दो टाइप की होती है। टाइप्स यहां पे बात करेंगे, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो उसमें सबसे पहले आता है इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब है कि जब बॉन्डिंग बिटवीन हाइड्रोजन्स, जो भी आपके पास ये समझ लो कि भाई ये जो आपके पास इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, ये दो टू और मोर मॉलिक्यूल के बीच में होती है, मोर मॉलिक्यूल्स। ठीक है भाई, ये लिख लो इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर मॉलिक्यूल्स। ठीक है भाई, मोर मॉलिक्यूल्स। मोर मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है। जैसे कि यहाँ पर ये जो HF है आपके पास, ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, दूसरा आपके पास H और F है, ये नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ पर आपके पास एक मॉलिक्यूल ये है, दूसरा मॉलिक्यूल आपके पास सेकंड मॉलिक्यूल है, तो इनके बीच में इंटरेक्शन हो रही है। जब आपके पास दो से ज्यादा मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन हो तो उसको इंट्रामोलिक्यूलर बोलते हैं, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। ठीक है, दूसरा टाइप जो होती है उसको हम बोलते हैं इंट्रा मोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये जो इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो हो रही है इसका मतलब है कि भाई वन मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, मॉलिक्यूल के अंदर एक ही मॉलिक्यूल के। जैसे कि आपके पास जो है ये मॉलिक्यूल्स है, ये आपके पास O, ये हाइड्रोजन है C डबल बॉन्ड OH, ऑर्थो हाइड्रोक्सो बेंजोइक एसिड जो है, इनके बीच में जब आप देखेंगे ना तो इसी जैसे यहाँ पर ये समझ लो कि ये पॉजिटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज, इसी तरह से ये भी नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है भाई, तो इनके बीच में क्या हो जाती है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है ये एक ही मॉलिक्यूल्स के अंदर हो रही है, इसलिए इसको इंट्रा बोलते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो एक ही मॉलिक्यूल्स के अंदर हो उसको इंट्रा, जो अलग अलग मॉलिक्यूल में हो उसको इंटर। ठीक है भाई, समझ गए। तो ये दो टाइप से हाइड्रोजन बॉन्डिंग है आपके पास। इसके बाद हम एक और जो फैक्टर पढ़ने वाले हैं वो है आपका नेक्स्ट के केस के अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं वो एक और टाइप का इंटरेक्शन पढ़ेंगे, वो ये है कि रिपल्सन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। देखो अभी हमने ये सारे इंटरेक्शंस जो पढ़े हैं वो सारे अट्रैक्शंस की बात की गई है, और यहाँ पर ये आपको बताता है कि जैसे कि आपके पास अपोजिट जो चार्ज जो है वो अट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पर अट्रैक्टिव जो फोर्स लग रहे हैं, उसी तरह से एक रिपल्सन फोर्स भी एक्ट होता है यदि कोई मॉलिक्यूल्स आपके पास नजदीक आते हैं। जैसे कि आपके पास क्या है, यदि टू मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे क्लोज, यदि आप करेंगे तो देन एडजस्ट some amount of repulsive force। ठीक है भाई, रिपल्सिव फोर्स। जैसे कि आप ये समझो कि भाई ये आपके पास किसी मॉलिक्यूल्स का न्यूक्लियस है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास, ये एटम्स बना है। एक और एटम्स की बात करें
तो एक और दूसरा एटम है, ये न्यूक्लियस है, ये इसी तरह से यहाँ पर भी क्या होगा, आपके पास क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये आपके पास दूसरा एटम है, ये एटम ए है, ये एटम बी। तो यदि हमने अभी देखा कि यदि एटम को दोनों को क्लोज लेके आएंगे तो उसमें सम अमाउंट ऑफ इंटरेक्शन फोर्स लग रहे हैं, वो तो आपके पास जो इंटरेक्शन फोर्स है भाई, उसको आपके पास फोर्स ऐसे नहीं हो लगेंगे जो इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के फील्ड में होगा। यदि इनके बीच में आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तो इसमें आपके पास पॉजिटिवली चार्ज, इस पे नेगेटिवली चार्ज, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्शन होगी यहाँ पर। इसी तरह से इसका नेगेटिवली फील्ड और इसके पॉजिटिवली फील्ड के साथ में, तो यहाँ पर भी अट्रैक्शन होगी। बट इसके साथ साथ क्या है कि इसका नेगेटिवली फील्ड इसके नेगेटिवली फील्ड को क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिपल्शन, ठीक है, रिपल्शन करेगा, और इसकी वजह से रिपल्शन फोर्स लगेंगे। ऐसे ही यदि न्यूक्लियस के साथ में इंटरेक्शन यदि नजदीक आए तो यहाँ पर भी रिपल्शन लग जाएगा। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि आपके पास सेम जो चार्जेस हैं, जैसे कि आपके पास नेगेटिव वाला जो फील्ड है एंड पॉजिटिव वाला जो फील्ड है वो क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिपल्शन करेगा, और इसकी वजह से क्या होती है, कुछ रिपल्सिव फोर्स भी लगते हैं यदि कोई मॉलिक्यूल नजदीक आएगा। तो जैसे कि अट्रैक्शन लग रहे हैं ना, ऐसी तरह से कुछ अमाउंट क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स का भी होगा। और यहाँ पर जो रिपल्सिव जो फोर्स की जो एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू होगी, उसकी जो वैल्यू है, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल की पावर 12। हर एक में इंटरेक्शन जो फोर्स लग रहे थे उसमें पावर 6 पे डिपेंडेंट था, पावर 6 पे सारे के सारे जो इंटरेक्शन, यहाँ पर पावर 12 पे डिपेंडेंट रहेगा। और जब इसको कांस्टेंट को लगाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी भी कांस्टेंट लगा दिया, r की पावर 12। तो इस तरह से जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इन केस ऑफ रिपल्शन की आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। आसान सा ही फैक्ट है, ज्यादा कुछ नहीं है कि भाई कोई भी मॉलिक्यूल नजदीक आएगा तो उसमें रिपल्शन फैक्टर भी अप्लाई होता है, ठीक है भाई। तो ये हमने आज कुछ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पढ़े, ठीक है भाई। तो इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताना मुझे, ठीक है भाई। थैंक यू।